नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत, रूस और जापान से, जहां कुछ दिनों पहले जापान ने भारत की एक कंपनी के ऊपर बैन लगाया है, वहीं अब रूस ने भारत का बदला लिया और जापान के ऊपर 13 ऐसे बैन लगाए गए हैं। साथ ही आज की इस वीडियो में इंडिया से ईरान, अफगानिस्तान, फ्रांस, इजराइल, ISA समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत, ईरान और अफगानिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां अफगानिस्तान में जब से तालिबान का शासन आया है तब से ये चाबहार पोर्ट को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अफगानिस्तान में रेल विकास कंसोर्टियम की तरफ से काफी बड़े रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है, यानी कि चाबहार पोर्ट को डायरेक्टली कंधार से कनेक्ट किया जाएगा और अब ये रूट भारत की सबसे बड़ी हेल्प करने वाला है। डायरेक्टली कनेक्टिविटी हो जाएगी अफगानिस्तान तक। इसके अलावा अफगानिस्तान से हम सीधे सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर पाएंगे और अगर थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जाते हैं तो यूरोप में भी भारत की कनेक्टिविटी और ज्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन इससे सिर्फ भारत को फायदा नहीं है बल्कि इससे अफगानिस्तान को भी फायदे मिलने वाले हैं। असल में रिसेंटली अफगानिस्तान की तरफ से भारत को प्याज एक्सपोर्ट किया गया है। सेब और तमाम तरीके के ड्राई फ्रूट अफगानिस्तान की तरफ से भारत में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये पाकिस्तान के रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान इनसे अपनी मनचाही कस्टम ड्यूटी वसूलता है और तमाम दिनों तक इनके ट्रक्स को अपने ही देश के अंदर रोके रहता है, जिससे न सिर्फ माल खराब होता है बल्कि महंगी ड्यूटी की वजह से अफगानिस्तान को लॉसेस भी झेलने पड़ रहे हैं। और जैसे ही इस नए रेल रूट पर काम कंप्लीट हो जाएगा, न सिर्फ कनेक्टिविटी फास्ट होगी बल्कि तमाम चीजें भारत के अंदर इजीली एक्सपोर्ट की जा पाएंगी। सही मायने में देखा जाए तो अफगानिस्तान के लिए अब इस प्रोजेक्ट को उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में डाला जा चुका है। फिलहाल अफगानिस्तान के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है भारत, रूस और जापान से। यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले PM मोदी G7 समिट में जाते हैं। G7 समिट में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी देश के प्रधानमंत्री के सामने उसके देश की कंपनीज पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई हो। इससे न सिर्फ डिप्लोमेटिकली इससे खराब होते हैं बल्कि देश की इज्जत का भी सवाल होता है। फिलहाल G7 कंट्रीज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बावजूद भी G7 कंट्रीज मिलकर के जापान को प्रेशराइज करते हैं कि जो भी कंपनीज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रशिया की हेल्प कर रही हैं उनके ऊपर सैंक्शंस इंपोज किए जाएं। और फाइनली जापान कुछ दिन बाद भारत की एक बेंगलुरु बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी के ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर देती है। लेकिन अब शायद रूस ने जापान से भारत का बदला निकाल लिया है, बिकॉज रूस की तरफ से जापान के 13 इंपॉर्टेंट अधिकारियों के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगाया जा चुका है। इन 13 में से 12 लोग कौन से हैं इनके बारे में तो रिपोर्ट में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वो है टोयोटा के चेयरमैन। आप जानते होंगे टोयोटा दुनिया भर में ऑटोमोबाइल के लिए कितनी फेमस कंपनी मानी जाती है और ये लगातार रशिया के अंदर भी कई तरीके के बिजनेस ऑपरेट कर रहे थे। बट नाउ रशिया ने 13 जापानी अधिकारियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए हैं और इस बात की कंफर्मेशन खुद रूस के विदेश मंत्रालय ने बीते मंगलवार को प्रकाशित करते हुए बताई है। फिलहाल जापान सालों से भारत का अच्छा दोस्त रहा है। यहाँ पर जापान की गलती नहीं है बल्कि जापान के ऊपर G7 कंट्रीज ने प्रेशर डाला, तब जापान ने ये बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये वही G7 कंट्रीज है जो भारत के अंदर रूस से आने वाले क्रूड ऑयल को रिफाइन करके जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो ये बिना किसी रोक टोक के सीधे इंपोर्ट करा लेते हैं। आप इन देशों के दोगलेपन पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है फ्रांस से, जहाँ पर पेरिस ओलंपिक 2024 जल्द ही शुरू होने वाला है। इसी बीच खबर सामने निकल के आ रही है कि जो अरब कंट्रीज है वो पेरिस ओलंपिक 2024 के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर ये कि इजराइल के यहाँ पर प्लेयर्स नहीं आने चाहिए, कि लगातार ये फिलिस्तीन के ऊपर जो कर रहे हैं ये माफ करने लायक घटना नहीं है और इजराइल को इंटरनेशनली और यूनाइटेड नेशंस ने ऑलरेडी रोक रखा है। इसके बावजूद भी सभी नियम को किनारे रखते हुए इजराइल ताबड़तोड़ एक्शन लेने में लगा हुआ है। बट शॉकिंग चीज ये है कि जहाँ एक तरफ अरब कंट्रीज इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन से कुछ ओलंपिक प्लेयर्स वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन यदि आपको याद हो तो कुछ समय पहले की बात है, इजराइल के कई ओलंपिक प्लेयर्स को ओलंपिक गेम के दौरान मार दिया जाता है। तब से लेकर के आज तक ये सिक्योरिटी थ्रेट बना रहा है, यानी कि उनके जो प्लेयर हैं उनके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड की गई है और इजराइल से काफी बड़ी सीक्रेट पुलिस भी उनके साथ गई है, तो उनको कोई खतरा नहीं होने वाला है। और अरब कंट्रीज का बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो इजराइल को यहाँ पर रोक पाएंगे पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने पर, क्योंकि इजराइल के ऊपर सीधे सीधे अमेरिका का हाथ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो फाइनली भारत इंटरनेशनल एजेंसीज के सामने जिस तरीके से पेश आ रहा है, ऐसा रुख भारत का पहले कभी नहीं देखा गया। असल में भारत ने इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी से एक बड़ी परमिशन मांगी है। परमिशन ये सेंट्रल पैसिफिक ओशन के अंदर अब भारत भी यहाँ पर डीप माइनिंग करने वाला है, जहाँ पर इसी ISA ने ऑलरेडी UK, चाइना, जर्मनी और तमाम देशों को परमिशंस दे रखी हैं यहाँ पर कई प्रकार के मिनरल्स को एक्सप्लोर करने की। और अब भारत भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। ऑलरेडी भारत ने हिंद महासागर में डीप सी माइनिंग के सभी दस्तावेज कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अब जरूरत पड़ी है
पैसिफिक ओशन में घुसने की, और यहाँ पर चीन को सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है, बिकॉज भारत के अंदर जो भी क्रिटिकल मिनरल्स लाइक निकल, कोबाल्ट, कॉपर, टाइटेनियम, ये सारी चीजें आज भारी मात्रा में चाइना से इंपोर्ट कराता है और भारत की तरफ से चाइना को बिलियंस ऑफ डॉलर मिल जाते हैं बिना किसी मेहनत के। लेकिन अब भारत यहाँ पर डीप सी माइनिंग करते हुए इन सभी मेटल्स को निकालेगा, अपने देश में लाएगा और इन्हें फिल्टर करते हुए हम अपनी अलग अलग इंडस्ट्री जैसे कि डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी में इस्तेमाल कर पाएंगे। और आज के समय में जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इन्हें फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है, बिकॉज इनके ही दम पर आने वाले जितने भी डेवलपमेंट्स और नए इनोवेशंस किए जाने हैं, इन मेटल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अब ये डिपेंड करता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के ऊपर कि भारत को परमिशन देते हैं या फिर नहीं इस डीप सी माइनिंग के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिट की बात की जाए तो कल भारत के अंदर बजट पेश किया गया, जिसमें हमारे जो पड़ोसी देश हैं इनको कितने कितने रुपए दिए गए हैं इसकी डिटेल्स पर बात करते हैं। जहां कल भारत सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मंगलवार को 2024 और 25 का बजट पेश किया है, जिसमें जो पड़ोसी देशों के लिए रकम रखी गई है उसमें पहला नाम है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान शासन का। इनके लिए करीब 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इस बजट का सबसे अहम और सबसे बड़ा हिस्सा शायद आज भी भूटान के पास गया है, क्योंकि भूटान को करीब 2068 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, बांग्लादेश को 120 करोड़, नेपाल को 700 करोड़, श्रीलंका को 245 करोड़, मालदीव को 400 करोड़, म्यांमार को 250 करोड़ और कई अफ्रीकन देशों को 200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। लेकिन इस बात से शायद पाकिस्तान को दिक्कत हो, क्योंकि पाकिस्तान कहने को तो भारत के लिए पड़ोसी देश है, लेकिन भारत से इन्हें 1 रुपया भी नहीं मिलता। अगर ये भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखते तो शायद इन्हें भी एक बड़ी कीमत मिल जाती। लेकिन वाकई इस समय पाकिस्तान के लोगों का चेहरा देखने वाला है, जहां पर भारत ने अपने पड़ोसी देशों को करोड़ों रुपए बांट दिए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिट की बात की जाए तो फाइनली इंडिया टॉप 25 कंट्रीज के लिस्ट में शामिल हो चुका है इन द डिफेंस एक्सपोर्ट, जहां साल 2017 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 74,054 करोड़ रुपए का था, वहीं साल 2023 में ये बढ़कर के 1,08,684 करोड़ हो चुका है, यानी कि लगभग 1.09 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। भारत के इस टोटल प्रोडक्शन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डोमेस्टिक कंपनीज ने, करीब 100+ इंडियन कंपनीज है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, दिन रात मेहनत करके प्रोडक्शन किया है। मेनली हमारा एक्सपोर्ट डूनियर 228 आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, रडार और कई प्रकार के आर्म्ड व्हीकल्स। अच्छी बात यह है कि जहां भारत टॉप 50 की लिस्ट में भी नहीं शामिल था, आज भारत टॉप 25 की लिस्ट में शामिल हो चुका है इन द डिफेंस एक्सपोर्ट। जहां नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है चीन और फिलीपींस के बीच से, जहां पर फिलीपींस ने चीनी नौसेना को सही से एयरक्राफ्ट कैरियर न चलाने को लेकर के कुछ एडवाइस दी है। असल में साउथ चाइना सी के अंदर फिलीपींस और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच फिलीपींस ने ऑब्जर्व किया कि चीनी नौसेना के पास वैसे तो कई एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से वहां की सेना ऑपरेट नहीं कर पा रही। और इसी चीज को लेकर के फिलीपींस नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सुझाव दिया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि चीन भले ही टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे निकल चुका हो, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर से बना रहे हो, लेकिन ये अपनी नेवी को सही तरीके से ट्रेन नहीं कर रहे हैं इन्हें चलाने के लिए। असल में कुछ दिनों पहले चीन के करीब 70,000 टन वजनी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ पर नोटिस किया जाता है, लेकिन उसे चलाने का तरीका फिलीपींस की नौसेना आसानी से समझ जाती है और इन्होंने इसी चीज को लेकर के चीन का मजाक उड़ाया है। फिलहाल इस चीज को लेकर के चीन की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। भविष्य में क्या चीजें होती हैं आने वाले वीडियोस में हम आपको अपडेट दे देंगे। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी इंटरनेशनल अपडेट्स पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।